हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी जो आपका यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड वन दरोगा का एग्ज़ाम होना है, उसकी सीरीज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रही थी एमसीक्यू की। और ये है आपका आज का 4th पार्ट। इस पे 10 आपको जीव विज्ञान के, 10 भौतिक विज्ञान के और 10 रसायन विज्ञान के यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आप लोगों के इस पे एमसीक्यू मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट कथन दिया है, झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है। और सेकंड है आपका, पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न में से उच्च सांद्रता में जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल फर्स्ट वाला आपका इस पे क्या है, राइट है। ठीक है, यानी कि झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती है। ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली के संबंध में कथन एक सत्य है, क्योंकि जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणुओं का परिवहन होता है और ये झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित परागम्य है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिलिमा कोशिकाएं भी कहा जाता है, पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वान कोशिकाएं। ठीक है, यानी कि स्वान कोशिकाएं जिन्हें न्यूरिलिमा कोशिकाएं भी बोला जाता है और पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम में। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। और जॉर्ज पैलेट, ठीक है, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सबसे पहले देखा था। कब देखा था, 1953 में देखा था। और ये किसने देखा था, ये दिखा था आपका जॉर्ज पैलेट ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है। ठीक है, फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूत्र कणिकाएं बना सकता है। यानी कि सूत्र कणिका अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है और सूत्र कणिका के आधार में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु और कुछ आरएनए राइबोसोम्स, ठीक है, तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं और सूत्र कणिका विखंडन के द्वारा विभाजित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक आपको दिया गया है, इस पर लिखा गया है कि को कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो किसको जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य विभाजन को। ठीक है, कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, रडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुल ई सेलुला प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1855, यानी कि 1855। ठीक है, 1855 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि रडोल्फ लुडविग कार्ल विर्चो ने 1855 में अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुल ई सेलुला को प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना था। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है और इसके साथ ही इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी और तारककाय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है। और नीले हरे शैवाल तथा जीवाणुओं में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और गाल की कोशिका एक प्रमुख केंद्र वाली पशु कोशिका है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ये क्या है,
गाल्गी कोशिका एक प्रमुख केंद्रक वाली पशु कोशिका है और इसमें कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तिका नहीं होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि सेलुलर अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें प्याज की कोशिका भी दिया है अदर ऑप्शन में। इसमें क्या होता है, प्याज की कोशिका एक पादप कोशिका होती है जिसमें एक कोशिका भित्ति और एक बड़ी रिक्तिका होती है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन यूकैरियोटिक कोशिकाएं दिया है। तो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक प्रकार की कोशिका है जो जानवर, पौधे, कवक और मनुष्य का निर्माण करती है। ऐसी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली से बंधे अंगक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 7th का आंसर क्या हो जाएगा, अदर ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। 7th का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ई गॉटरर एफ ग्रैंडल ने किस वर्ष में वसा यानी कि लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके आप लोग ऑप्शन देख लीजिए किस वर्ष इन्होंने बोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1925। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 1925 में, यानी कि 1925 में गॉटरर और एफ ग्रैंडल ने लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ऊतक विज्ञान कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऑप्शन आप लोग पहले देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सैफ्रेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिकाएं केंद्रक को लाल रंग देने के लिए सैफ्रेनिन जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आज के 10th क्वेश्चन में। इस पे लिखा है उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबिया आकार की होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, यानी कि मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती है। ठीक है, और गौरतलब है कि WBC एक कोशिका है, जबकि एक कोशिकीय अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं बायो के। ठीक है, आप चलते हैं, यहाँ से आएंगे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन। 11th में लिखा है भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और चुंबक के इस प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से मापा जाता है। ठीक है, जिसे संक्षेप में चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है और ये एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, और इसकी इकाई एम्पियर प्रति मीटर होती है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और इसका CGS मात्रक क्या होता है, गॉस होती है, और SI मात्रक टेस्ला होती है, ये भी ध्यान पे रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। तो क्या है इसकी, क्या इसका आंसर जाएगा हेनरी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी कुंडली का प्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका SI मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में टेस्ला की एक इकाई है। ठीक है, तो क्या है इसकी इकाई, इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, अभी मैंने बताया था आपको, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय कंपास सुई से निर्धारित की जाती है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस और टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी टेस्ला। यानी चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाता है जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय प्रवाह के घनत्व की माप होगी। और चुंबकीय प्रभाव का घनत्व, ठीक है, का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है या वेबर मीटर स्क्वायर होता है। और ये कैसी राशि है बताई थी मैंने, सदिश।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पास्कल दाब और प्रतिबल की इकाई होती है। ठीक है, तो वही पूछा है कि प्रतिबल की इकाई क्या है, पास्कल होती है। और ये पास्कल किसकी भी होती है, दाब की भी होती है। और इसमें ऑप्शन ए में न्यूटन सेकंड भी दिया है, ये किसकी इकाई होती है, ये संवेग की होती है। और स्टेरेडियन दे रखा है, ये किसकी होती है, ये ठोस कोण मापने की इकाई होती है। और लास्ट में जूल भी दिया हुआ है, ये किसकी होती है, ये कार्य और ऊर्जा की इकाई होती है। ये भी ध्यान पे रखना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है। ठीक है, तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा पास्कल है। ठीक है, यानी कि लघु वृत्तियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये भी ध्यान में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है। तो क्या है इसकी इकाई, 17 का आंसर हो जाएगा आपका जूल प्रति केल्विन। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्मा क्षमता कहते हैं। और ऊष्मा क्षमता का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है। ठीक है, तो क्या है इसकी इकाई आपकी फैराडे। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई फैराडे है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जब किसी चालक को आवेश Q दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, आवेश Q के अनुपात में बढ़ता जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है प्रतिबाधा की इकाई है। तो क्या है इसकी इकाई है आपकी ओम। ठीक है, किसी परिपथ में वोल्टता आरोपित करने पर उसमें धारा के प्रवाह के विरोध की माप की प्रतिबाधा कहलाती है और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। संख्यात्मक मान की दृष्टि से किसी परिपथ की प्रतिबाधा उस परिपथ के सिरों के बीच सम्मिश्र वोल्टता तथा सम्मिश्र धारा के अनुपात के बराबर होती है। और प्रतिबाधा की इकाई क्या होती है, ओम होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो क्या है विद्युत प्रतिरोध की इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। यानी कि किसी वस्तु चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक से वैद्युत धारा पास होने की कठिनाई की माप है, ओम। यानी कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है जिसका नाम जर्मन भौतिकी विज्ञान जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जो ओम है वो किसका है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। और प्रतिरोध की छोटी इकाइयाँ माइक्रो ओम, मिली ओम तथा बड़ी इकाइयाँ कौन सी, किलो ओम, मेगा ओम, ये सब बड़ी इकाइयाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्न में से किसी तत्व के वो सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अणु। यानी कि अणु पदार्थ का वो छोटा कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में है वसीय अम्ल का आणविक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साबुनीकरण मान के द्वारा। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम फैट का विशेष परिस्थिति में साबुनीकरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता मिलीग्राम संख्या को सैपोनिफिकेशन मान कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं। और जिसका प्रयोग वसीय अम्ल का आणविक भार निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में H2SO3 आपका दिया है और इसमें बोला है कि प्रतिशत संगठन क्या है 23 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO4 की आप लोग पहले संरचना बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5% हाइड्रोजन होगा, इसमें 39% आपका सल्फर होगा एंड 58% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है,
यानी कि विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रतीक और द्रव्यमान परमाणु क्रमांक तत्व मतलब क्रमांक तत्व निम्न है। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1.1 इस पे लिखा हुआ है, लेकिन वैसे होता है 1.0079। हीलियम का होता है 4.0026 होता है। और लिथियम का भी होता है, लिथियम का क्या होता है 6.941 होता है। इसको 7 भी कहीं पर को ऑप्शन में आपका आ सकता है। और बेरिलियम है, उसका होता है आपका 9.0121। ठीक है, तो ऐसे आपके होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान। या आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आयोग ने दिया है आपका 63U, इतना ही होता है। आयोग ने क्या दिया है, आंसर ही इतना होता है। ठीक है, यानी कि रासायनिक पदार्थ का मोलर द्रव्यमान उस पदार्थ के एक मोल में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना बताया था मैंने, 1U बताया था, और नाइट्रोजन का होता है 14 हो जाता है। ठीक है, फिर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। जिनकी केमिस्ट्री होगी उन्हें आराम से समझ आ जाएगा, उन्हें पता होगा ये कैसे करना है। बस इस पे रख दो, हाइड्रोजन का H होता है तो HNO3 आप H लिखोगे, फिर नाइट्रोजन का जैसे 1 × 1, फिर प्लस यहाँ पर कोई स्पेस नहीं हो पा रहा है। नाइट्रोजन का 14 होता है तो 1 × 14। और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन रहेगा आपका 16 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर ऑप्शन नंबर A 63। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में एक आदर्श गैस 1 मोल 237 K और 1 ATM दाब पर आपको फिल इन द ब्लैंक दिया और लीटर आयतन घेरता है। ये सब आपके न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले तो ये एक आदर्श गैस का 1 मोल 273 K और 1 ATM दाब मानक ताप दाब पर कितना लीटर आयतन घेरता है, ये याद रखना 22.4 घेरता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो कौन सा है, ये हो जाएगा आपका एवोगाड्रो नियम। ठीक है, एवोगाड्रो नियम, यानी कि एवोगाड्रो का नियम, इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान याद रखना 6 पॉइंट न्यूमेरिकल में भी काम आएगा आपका 023। ठीक है, × 10⁻23। ये फिजिक्स में भी काम आता है और केमिस्ट्री में भी काम आता है, ये इसका मान होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या है। तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 108 ग्राम होता है। ठीक है, यानी कि मोल पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की किसी निश्चित मात्रा में निहित कणों, ठीक है, जैसे परमाणु हो गया, अणु हो गया और आयन, इनकी संख्या को प्रदर्शित करने का एक मात्रक होता है। और एल्यूमिनियम के परमाणुओं के मोलों का द्रव्यमान, ठीक है, क्या होता है, एल्यूमिनियम की द्रव्यमान संख्या मल्टीप्लाई करोगे किससे, मोलों की संख्या से। अब एल्यूमिनियम के द्रव्यमान की संख्या कितनी होती है 27, ठीक है, और मोलों की संख्या कितनी होती है 4.108, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 108 है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में 36 ग्राम जल में कितना मोल उपस्थित होता है 29 का आंसर, ठीक है, यानी कि मोल किसी पदार्थ के परमाणु, अणु तथा आयतन की निश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं। और मोल एक ऐसा ही मूल इकाई है जो पदार्थ की मात्रा का मापन करती है। मोलों की संख्या क्या होती है, दिया गया द्रव्यमान बट्टे अणु द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि देखो दिया गया द्रव्यमान कितना, आपको द्रव्यमान दे रखा है 36 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 36 अपॉन
ठीक है, और अणु द्रव्यमान, और H2O का निकाल दोगे अणु द्रव्यमान कितना होता है। H2O का अणु द्रव्यमान, H2O का अणु द्रव्यमान हो जाएगा तुम्हारा 1 × 2 प्लस इसका कितना होता है 16, यानी कि 18 हो जाएगा। तो 36/18, इससे ये कैंसिल कर दोगे तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 29 का आंसर 2 आ जाएगा। मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है, इसका आंसर 2 आ जाएगा, यानी 36/18 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से आया आपने देख लिया था, दिया गया द्रव्यमान आपको 36 दे रखा है और इसके अपॉन में हो जाएगा जो अणु दिया है H2O, उसका क्या आपको द्रव्यमान, H2O का क्या हो जाएगा द्रव्यमान 2 + 16 यानी कि 18, 2 इसका आंसर। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है जो 30 क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सी उपधातु है। तो वे तत्व, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया और एंटीमनी हो गया, ये उपधातु हैं। ठीक है, तो बस हो गया, आप लोगों को आंसर भी मिल गया। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बोरान, सिलिकॉन और एंटीमनी। तो ये रहे आज के लास्ट क्वेश्चन। मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है UKPSC और UKSSC के द्वारा। तो इस पे से बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। तो मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगी। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।